बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम देखने जा रहे हैं डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस को, जिसमें हम आज आर्हीनियस का जो एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट था उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता है कि although the earlier definitions of acids and bases describe some distinctive features of these substances, पहले दौर में जो इसकी एसिड और बेसिस की डेफिनेशन दी गई थी वो कह रहा है कि अलबत्ता वो जो थी उन सब्सटेंसेस की जो नुमाया खसूसियात थी वो उनको ज़ाहिर करती थी, यानी कि उनसे ये तो पता चल जाता था ना कि उन्होंने यही बनाया हुआ था कि जो एसिड्स होते हैं उनकी ये खसूसियात होंगी। वो जो है ना उनका टेस्ट, जो एसिड है उनका टेस्ट सॉर होगा और जो बेसिस है उनका टेस्ट जो है ना बिटर होगा। लेकिन yet new and broader definitions were needed to explain their chemical behavior on the molecular level। वो कह रहा है लेकिन जो है ना उनका जो केमिकल बिहेवियर था उसको देखने के लिए एक जो है ना वेल डिफाइंड कॉन्सेप्ट की ज़रूरत थी, जिससे हम ये बता सकें कि जो उनका मॉलिक्यूलर लेवल पर उनका जो एक केमिकल बिहेवियर है वो कैसा हो सकता है। Svante Arrhenius, a Swedish chemist, suggested that acids and bases may be classified in the term of their behavior in water। एक स्वीडिश केमिस्ट था जिसका नाम क्या था, स्वांते एर्हीनियस था। उसने कहा था कि वाटर के अंदर इनका जो बिहेवियर है होता है उनकी बेस पर जो है ना हम एसिड्स और बेसिस को जो है ना उनका क्लासीफाई कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, उसके मुताबिक एन एसिड इज़ द सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन वाटर टू गिव प्रोटॉन और हाइड्रोक्सोनियम आयन। उसने कहा था कि एसिड ऐसा सब्सटेंस है जो कि वाटर के अंदर जो है ना या तो प्रोटॉन देता है या फिर हाइड्रोक्सोनियम आयन देता है। वो कैसे कि हाइड्रोक्सोनियम आयन जो है ना वो भी इसी कॉन्सेप्ट से ही बनता है कि जब वाटर को आप H+ आयन के साथ जब उसका रिएक्शन करवाते हो तो बदले में यही बनता है। तो एक ही बात थी कि H+ आयन या फिर हाइड्रोक्सोनियम आयन बनता है। सम टिपिकल आर्हीनियस एसिड्स आर HCl, HNO3, H2SO4 एंड HCN। ये सारे वो एसिड्स हैं जो कि जब उनको वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो वो प्रोटॉन या फिर हाइड्रोक्सोनियम आयन्स देते थे। नीचे रिएक्शन भी दिया गया है कि जिसके मुताबिक जो है ना HCl जब उसको वाटर में डिज़ोल्व किया गया तो उसने H3O+ यानी कि हाइड्रोक्सोनियम आयन दिया और साथ में क्लोराइड आयन। सिमिलरली द बेस इज़ अ सब्सटेंस, और बेस वो सब्सटेंस है विच डिसोसिएट इन वाटर। जब उसको वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो वो हाइड्रोक्सल आयन में डिसोसिएट हो जाता है। जो एसिड्स थे वो हाइड्रोक्सोनियम आयन में हो रहे थे और जो बेसिस थे वो हाइड्रोक्सल आयन में डिसोसिएट हो रहे थे। सम टिपिकल आर्हीनियस बेसिस आर सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड। वो बेसिस थी जो कि हाइड्रोक्सल आयन दे रही थी वाटर के अंदर रिएक्शन करके। नीचे भी इसकी भी जो है ना एक रिएक्शन दिया गया है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिज़ोल्व किया गया तो बदले में हमें सोडियम आयन प्लस हाइड्रोक्सल आयन मिला। वाटर हैज़ एन एसेंशियल रोल टू प्ले इन आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। वाटर का जो है ना इस कॉन्सेप्ट के अंदर आर्हीनियस का जो कॉन्सेप्ट था उसमें इसका बेहतरीन रोल था। वेन एवर एन एसिड और बेस डिसोसिएट इन वाटर, जब भी एसिड और बेस जो है ना पानी के अंदर डिसोसिएट होती हैं यानी कि अपने जो आयंस है उसमें टूटते हैं, इट्स मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट इन वाटर इन रिएक्शन, यानी कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं बाय सराउंडिंग द रिजल्टेंट प्रोटॉन और हाइड्रोक्सल आयन। या तो जो अगर वो एसिडिक रिएक्शन है यानी कि एसिड जो है ना पानी में डिज़ोल्व किया गया है तो पानी के जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो किस तरीके से इस रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं कि जो प्रोटॉन बना है उसको सराउंड कर लेते हैं। या फिर बेसिक रिएक्शन है यानी कि बेस को जो है वाटर में डिज़ोल्व किया गया है तो वाटर के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, इस हाइड्रोक्सल आयन को सराउंड कर लेते हैं। सिंस प्रोटॉन इज़ वेरी स्मॉल इन साइज, जैसा कि वो कह रहा है कि प्रोटॉन जो है वो छोटा होता है एंड इट्स चार्ज डेंसिटी इज़ वेरी हाई, और इसकी चार्ज डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा है। इट फॉर्म्स अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद द लोन पेयर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू गिव हाइड्रोक्सोनियम आयन। ये क्या करता है, वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन होता है उसके ऊपर जो दो लोन पेयर होते हैं उसमें से किसी एक लोन पेयर के साथ जो है ना
रिएक्शन करके जो है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना देता है और हाइड्रोक्सोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। नीचे रिएक्शन भी दिया गया है कि H2O प्लस H, इसमें से जो एक लोन पेयर था उसके साथ जो है ना इसने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना दिया। अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स अबाउट अप टू 4 वाटर मॉलिक्यूल्स में सराउंड द प्रोटॉन। वो कह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना तकरीबन 4 वाटर मॉलिक्यूल्स जो है ना एक प्रोटॉन को सराउंड कर सकते हैं। Similarly, hydroxyl ions are also surrounded by water molecules. हाइड्रोक्सल आयंस को भी वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है ना वो सराउंड कर लेते हैं। इसका जो ऑक्सीजन होता है वो इसके वाटर के मॉलिक्यूल्स के जो हाइड्रोजन होते हैं उनको वो अट्रैक्ट कर लेते हैं। आर्हीनियस आल्सो एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। आर्हीनियस ने न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस को भी एक्सप्लेन किया था। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या था कि जब एसिड और बेस की इक्वल क्वांटिटी को आपस में मिक्स किया जाता था तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट करके न्यूट्रलाइज कर देते थे, यानी कि इसके बदले में साल्ट बनता था और साथ ही वाटर के मॉलिक्यूल्स बनते थे। तो उसने क्या कहा था कि अकॉर्डिंग टू हिम व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस आर डिजॉल्व्ड इन वाटर, जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को वाटर में डिजॉल्व किया जाता है, दे कम्प्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस, ये अपने आयंस में मुकम्मल तौर पर टूट जाते हैं। मिसाल के तौर पर HCl को जब वाटर में डिजॉल्व किया गया तो H+ या फिर H3O+ यानी कि हाइड्रोक्सोनियम आयन या फिर H+ आयन के अंदर टूटा और साथ में क्लोराइड आयन में टूट गया। और NaOH को जब वाटर में डिजॉल्व किया गया जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो सोडियम और हाइड्रोक्सल आयन में टूट गई। नेक्स्ट रिएक्शन में क्या होगा, ये दो जो हैं हाइड्रोक्सोनियम आयन और हाइड्रोक्सल आयन मिलकर दोबारा से वाटर के मॉलिक्यूल्स बना देंगे और Na और Cl जो है ना ये हमारे पास साल्ट बना देगा। पहले इसको देख लेते हैं फिर इस एक्सरसाइज को भी देखेंगे। कहता है कि द हाइड्रोक्सोनियम आयन एंड हाइड्रोक्सल आयंस देन रिएक्ट टू फॉर्म वाटर विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट। ये दोनों मिलके क्या करेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स बनाएंगे और साथ में हीट भी पैदा होगी। द साल्ट NaCl दैट इज फॉर्म्ड विद द वाटर, जो इस वाटर के साथ NaCl साल्ट भी बना है, डज नॉट एग्जिस्ट एज सॉलिड क्रिस्टल, ये सॉलिड स्टेट में नहीं एग्जिस्ट करेगा। इट रिमेन्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेटेड स्पेक्टेटर सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस। ये क्या होगा, ये क्रिस्टल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा बल्कि जो है ना हाइड्रेटेड फॉर्म में सोडियम और क्लोराइड आयंस की फॉर्म में पाया जाएगा। अब पहले इसको देखते हैं। कहता है कि हाउ डू क्लोराइड आयंस एग्जिस्ट इन वाटर। इस रिएक्शन के नतीजे में वो कह रहा है कि जो हमारे पास क्लोराइड आयंस हैं वो किस तरीके से जो है ना वाटर में एग्जिस्ट कर रहे हैं। होना तो यूँ चाहिए कि दोनों क्लोराइड आयंस आपस में मिलें और वो जो है ना एस्केप कर जाएं, यानी कि क्लोरीन गैस की सूरत में जो है ना वो एग्जिट कर जाएं। तो इसका आंसर क्या बनेगा कि जो हमारे पास क्लोरीन है वो इसके वाटर के जो हाईली पॉजिटिव आयंस होते हैं वो इसको क्या कर देते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं। मैं ज़रा इसको बड़ा करके दिखाती हूँ आपको कि क्लोराइड आयंस आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू द स्लाइटली पॉजिटिव हाइड्रोजन साइड ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स के जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं वो इसको क्या करते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर लेते हैं। बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रेशन, इसी की वजह से जो है ना वाटर जो है इसको सराउंड कर लेता है तो ये उसी की तरफ ही अट्रैक्ट हो जाते हैं। इनको मौका ही नहीं मिलता कि ये वहाँ से जो है ना क्लोरीन गैस बनकर उड़ जाए। तो यही इसका आंसर बनेगा कि क्लोराइड आयंस स्टेट डिजॉल्व्ड एंड स्टेबल इन वाटर, उसके अंदर डिजॉल्व्ड ही रहती हैं। नेक्स्ट कहता है कि मिनरल एसिड्स आर जनरली वेरी स्ट्रॉन्ग, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड से कई हद तक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट टू विच इट इज़ आयोनाइज्ड इन वाटर। अब स्ट्रेंथ का पता वो कह रहा है इस तरीके से लगता है कि जब इसको वाटर के अंदर डाला जाए तो ये किस हद तक जो है ना आयोनाइज हो रहा है। कुछ जो है कम्प्लीटली आयोनाइज होकर अपने आयंस में टूट जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कि पार्शली डिजॉल्व होते हैं, यानी कि पार्शल आयोनाइजेशन होती है उनके कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आयोनाइज होते हैं और कुछ बाकी जो है ना वैसे की वैसे रह जाते हैं। तो वो जो है हमारे पास वीक एसिड्स होते हैं। अब स्ट्रॉन्ग एसिड की बात कर रहे हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड आयोनाइज इन वाटर कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है, गिविंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्सोनियम आयंस इन वाटर, और ये वाटर के अंदर बहुत बड़ी मिकदार में हाइड्रोक्सोनियम आयंस देता है।
नीचे उसका रिएक्शन है कि HCl प्लस H2O, इसमें जो रिवर्सिबल रिएक्शन हुआ, साथ में क्या बना, H3O प्लस और क्लोराइड आयन। सल्फ्यूरिक एसिड बीइंग आर डाइप्रोटिक एसिड आयोनाइज इन 2 स्टेप्स। अब डाइप्रोटिक एसिड क्या होते हैं, इसको जो अगर उसको वाटर के अंदर या फिर किसी भी रिएक्शन में डाला जाए तो वो 2 प्रोटॉन दे सकते हैं। जैसा कि सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, इसमें अब देखो 2 हाइड्रोजन एटम मौजूद हैं। अब इसको जब किसी भी सॉल्यूशन में डाला जाता है, किसी भी सब्सटेंस के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो ये 2 जो है ना हाइड्रोजन आयन देने की एबिलिटी रखता है। अब इसी रिएक्शन को देख लेते हैं। वो कहता है कि ये 2 स्टेप में टूटेगा। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये एक हाइड्रोक्सोनियम आयन देता है और साथ में HSO4 आयन के अंदर टूट जाता है। अब नेक्स्ट में HSO4 आयन जो है ना, ये दोबारा दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है, उसको प्रोटॉन डोनेट करता है और SO4 नेगेटिव 2 आयन्स में टूट जाता है। तो इस देखो, अगर आप देखो तो इसने 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स को जो है ना आयोनाइज किया है, सॉरी उसको प्रोटॉन डोनेट किया है। तो मतलब क्या हुआ, ये 2 स्टेप में हुआ और ये डाइप्रोटिक एसिड है। नेक्स्ट एग्जांपल है कि नाइट्रिक एसिड आयोनाइज इन सिंगल स्टेप। अब नाइट्रिक एसिड जो है ना, इसके पास सिंगल हाइड्रोजन ही है और ये 1 स्टेप में ही टूट जाता है। ये टूटेगा तो हमारे पास हाइड्रोक्सोनियम आयन मिलेगा और साथ में NO3 आयन मिलेगा। Contrary to mineral acids के बरक्स ऑर्गेनिक एसिड्स आयोनाइज अप टू अ वेरी लिमिटेड एक्सटेंट एंड हेंस दे आर वीक एसिड। जो हमारे पास जो क्या कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो बहुत कम लेवल तक, लिमिटेड एक्सटेंट तक जो है ना वो आयोनाइज होते हैं, इसी वजह से वो वीक एसिड होते हैं। मिसाल के तौर पर जो ग्लेशियल एसिड्स हैं हैज़ अ परसेंट आयोनाइजेशन ऑफ ओनली 0.132%। अब ये क्या है, उसकी आयोनाइजेशन है, यानी कि वो इस लेवल तक जो है ना 0.132 लेवल तक जो है वो आयोनाइज हो सकते हैं। अब वो किस तरीके से, वो कह रहा है कि इट मीन्स दैट आउट ऑफ 1000 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड, कह रहा है कि अगर हमारे पास एसिटिक एसिड के 1000 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हों तो ओनली उसमें से सिर्फ 1.32 मॉलिक्यूल्स जो होंगे डिसोसिएट हो जाएंगे, यानी कि वो आयोनाइज होकर इसमें अपने आयंस में टूट जाएगा। एंड द रेस्ट रिमेन्स अनडिसोसिएटेड, और जो बाकी के मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या रहेंगे, अनडिसोसिएटेड रहेंगे, यानी कि वो इसी हालत में ही रहेंगे, वो टूटेंगे नहीं। Similarly, the percent ionization of formic acid having concentration of 1.5 m is 1.06%. अब फॉर्मिक एसिड जो कि दूसरा ऑर्गेनिक एसिड है, वो कह रहा है उसकी परसेंटेज आयोनाइजेशन कितनी है, 1.06% है, विच मीन्स 987 मॉलिक्यूल्स आउट ऑफ 1000 रिमेन्स अनडिसोसिएटेड। 1000 में से 987 मॉलिक्यूल्स जो है ना वो अनडिसोसिएटेड रहेंगे, यानी कि बाकी के जो 13 मॉलिक्यूल्स हैं वो डिसोसिएट हो जाएंगे। अब ये उसकी परसेंटेज को अगर आप इससे कन्फ्यूजन हो रही है तो आप अगर इसको 13/1000 करो और 100 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास यही आंसर आएगा, यानी कि उसमें से सिर्फ और सिर्फ 1.06% जो है ना डिसोसिएट हुए हैं। यानी कि अगर आपके पास 100 मॉलिक्यूल्स हों फॉर्मिक एसिड के तो उसमें से 1.06 मॉलिक्यूल ही जो है ना सिर्फ और सिर्फ वो डिसोसिएट होगा। अब इसका भी रिएक्शन दिया गया है कि HCOOH, ये इसका फार्मिक एसिड का फार्मूला है। जब इसको वाटर में डाला गया तो हमारे पास हाइड्रोक्सोनियम आयन और साथ में जो है ना फॉर्मेट आयन हमारे पास मिला। NaOH and KOH are example of strong bases because they also ionize completely in water. सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो है ना स्ट्रॉन्ग बेसिस की एग्जांपल्स हैं, मिसालें हैं, क्योंकि ये कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाती हैं जब वाटर के अंदर। इसकी इक्वेशन क्या है कि NaOH जो है ना वाटर के अंदर जब इसको डाला गया तो ये सोडियम प्लस हाइड्रोक्साइड आयन में टूट गया। NH4OH जो कि हमारे पास एमोनियम हाइड्रोक्साइड आयन है, एंड AlOH3 जो कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, आर द एग्जांपल ऑफ वीक बेसिस। ये वीक बेसिस हैं बिकॉज दे ओनली पार्शली आयोनाइज इन वाटर। ये कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होती, इनके चंद मॉलिक्यूल्स ही आयोनाइज होते हैं, बाकी के जो है ना वो अनडिसोसिएटेड ही रहते हैं। इसका फार्मूला क्या दिया गया है, NH4OH एमोनिया की डिसोसिएशन का जो है ना रिएक्शन दिया गया है कि NH4 प्लस और OH यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन में टूट गया।
नीचे एक्सरसाइज दी गई है, कहता है कि व्हाई डज एमोनियम हाइड्रोक्साइड ओनली पार्शली आयोनाइज इन वाटर। ये पार्शली आयोनाइज क्यों होती है, ये कंप्लीटली आयोनाइज क्यों नहीं होती। तो ऊपर ही इसका आंसर था कि वीक बेसिस है, तो इसी वजह से जो है ना ये पार्शली आयोनाइज होती हैं। तो आपने इनको बुलेट पॉइंट्स की सूरत में लिखना है कि इट इज़ अ वीक बेस सो इट डज नॉट प्रोवाइड मैनी आयंस, इसी वजह से ये ज़्यादा आयंस नहीं देती। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है कि मोस्ट ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स रिमेन अनडिसोसिएटेड एज NH4OH। इसके ज़्यादातर मॉलिक्यूल जो है ना इसी फॉर्म में ही रहते हैं, यानी कि वो डिसोसिएट नहीं होते। ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ब्रेक इनटू NH4, इसमें से जो है ना सिर्फ चंद जो है ना टूटते हैं NH4 प्लस के अंदर और साथ में OH नेगेटिव आयन के अंदर। सो दे आर द आयोनाइजेशन इज इनकम्प्लीट, इसी वजह से इनकी आयोनाइजेशन जो है ना वो इनकम्प्लीट होती है, वो मुकम्मल तौर पर आयोनाइज नहीं होते। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी गई है स्टोमक एसिडिटी के बारे में, मैदे की तेजाबियत जो है ना उसके बारे में। कहता है कि स्टोमक एसिडिटी आर हाइपर एसिडिटी कंडीशंस आर कॉमन प्रॉब्लम। ये कॉमन प्रॉब्लम है, हर दूसरे बंदे को जो है ना एसिडिटी हो जाती है। मोस्ट ऑफन द प्रॉब्लम अराइजेज, ये ज़्यादातर किस वजह से होती है, व्हेन अ पर्सन टेक्स फैटी और स्पाइसी फूड्स, जब इंसान ज़्यादा से ज़्यादा फैटी फूड्स खाता है, स्पाइसी फूड्स यानी कि जंक फूड जो है ना बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह हो गए, ये जब ज़्यादा यूज़ करते हैं तो इसकी वजह से जो है ना एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है। विच काज मोर एसिड्स टू प्रोड्यूस इन द स्टमक देन रिक्वायर्ड, ये ज़रूरत से ज़्यादा फिर जो है ना स्टमक में एसिड पैदा हो जाता है इन्हीं स्पाइसी फूड्स की वजह से, और उस ज़्यादा एसिड की वजह से हमें जो है ना एसिडिटी फील होती है। अवर स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारे मैदे में HCl पैदा होता है टू डाइजेस्ट द फूड दैट वी ईट, जो खुराक हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए। वेन एवर वी ईट, जब हम खाते हैं, सेल्स विद इन द लाइनिंग ऑफ द स्टमक प्रोड्यूस एसिड्स, जो स्टमक की इनर वॉल के अंदर जो है ना सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, यही एसिड पैदा करते हैं। प्रॉब्लम अकर्स व्हेन दीज सेल्स प्रोड्यूस मोर एसिड देन योर स्टमक नीड्स, जब मैदे की ज़रूरत से ज़्यादा एसिड पैदा होता है तब मसला खड़ा होता है। व्हेन इट हैपन्स, जब ये होता है, द पर्सन सफ़र्स फ्रॉम द स्टमक एसिडिटी, इंसान को है ना स्टमक एसिडिटी हो जाती है। द कॉमन इंडिकेशंस ऑफ सच कंडीशन इज द फीलिंग ऑफ बर्निंग सेंसेशन राइट बिलो आवर ब्रेस्ट बोन। अब इसकी जो है ना कॉमन इंडिकेशन, इसके सिम्टम्स यानी कि इसकी अलामात क्या हैं कि ब्रेस्ट बोन के नीचे जो है ना हमें बर्निंग सेंसेशन होती है, यानी कि ऐसे लगता है कि सीने में जलन हो रही है। अ पर्सन में आल्सो फील सोर थ्रोट इन सोर टेस्ट इन द माउथ, मुंह में जो है ना खट्टा सा टेस्ट आता है, यानी कि जिसको हम कहते हैं कि खट्टे डकार आ रही हैं, तो वो भी इसी वजह से होता है। एंड हर्ट बर्न आर द पेन नियर द हार्ट एरिया, या फिर सीने में जो है ना थोड़ा बहुत दर्द भी होता है, या उसी वही सारा कुछ जो जलन होती है उसकी वजह से फिर पेन होने लग जाता है। The uneasy condition may easily be cured by taking weak bases like calcium hydroxide and magnesium hydroxide, commonly known as antacids। वो कह रहा है इसको हम किस तरीके से क्योर कर सकते हैं कि जब हम वीक बेसिस जो हैं जैसा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसको जब हम पिए तो हमारी एसिडिटी कम हो जाएगी, क्योंकि एसिड जो है ना वो बेस से न्यूट्रलाइज हो जाएगा और वो उसकी एसिडिटी हमें फील नहीं होगी। These antacids remove the minor stomach disorders by neutralizing the stomach acid। ये जो है ना माइनर से जो स्टमक डिसऑर्डर्स होते हैं उनको क्या करते हैं, कम कर देते हैं, जबकि उसका जो स्टमक एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज करके। बट द कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोक्सल आयंस इन देम इज टू लो टू हार्म द थ्रोट और स्टमक वगैरह। ये जो बेसिस होती हैं इनमें हाइड्रोक्सल आयन की कंसंट्रेशन इतनी कम होती है कि ये हमारे गले को या फिर मैदे को नुकसान नहीं पहुंचाते। अब इसमें जो है ना एक सवाल आना चाहिए दिमाग में कि जो स्टमक के अंदर एसिड पैदा हो रहा है वो स्टमक को नुकसान क्यों नहीं पहुंचा रहा। वो जब हमारे पास उसमें ज़्यादा एसिड हो जाता है तब जो है ना हमारे एसोफेगस के अंदर आ जाता है या फिर ऊपर की तरफ जो है ना उभरने लगता है, तो तब जाके हमें फील होता है कि एसिडिटी ज़्यादा हो रही है। नॉर्मल कंडीशन के अंदर जब वो हमारे स्टमक के अंदर मौजूद होता है वो उसको बर्न क्यों नहीं करता, स्टमक की वाल्स को जो है ना नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता। तो इस सवाल का जवाब आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर